हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेंद्र पटेल और आप देख रहे हो मेरी चैनल लर्न फिजिक्स विथ राजेंद्र सर। आज हम 12th साइंस के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जनरली रिफ्रैक्शन जो है उसका मीनिंग क्या होगा, तो अगर कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, वो ट्रांसपेरेंट सरफेस पर अगर कोई आप रे जो है वो इंसिडेंट करवाते हो और अगर वो रे दूसरे मीडियम में आगे जाता है तो इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। दूसरी भाषा में बोले तो अगर यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग बोले तो अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली कोई इंटरफेस पर ट्रांसपेरेंट सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो वो जब दूसरे मीडियम में आगे जाएगा तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आप देखो तो ये जो रे है, ये जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है उस पर इंसिडेंट हुआ, ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ है, मतलब अगर ऐसे भी इंसिडेंट होता तो उसकी सिचुएशन कुछ अलग होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ये नॉर्मल उसके इंक्लाइनेशन पर रहकर ये जो रे है वो इंसिडेंट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर ये जो रे है वो सीधे सीधा जाता तो इस तरफ जाता, लेकिन जब दूसरे मीडियम में वो जाता है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स द अदर मीडियम चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। ये इसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस, जो दो मीडियम को अलग करती हुई इंटरफेस है, ऐसे सरफेस जिसको हम बोलेंगे इंटरफेस। तो डायरेक्शन जो होगी इंसिडेंट रे की, वो इंसिडेंट रे कैसा है, ऑब्लिकली एंटर हुआ है, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब जाता है तब वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत टर्म लिखे हुए हैं, आई लिखा है, आर लिखा है। तो आई और आर क्या है उसकी बात करते हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन वाले कॉन्सेप्ट में देखा था उसी तरह यहाँ पर आई जो है वो क्या है, एक्चुअली ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये समझना खास, क्योंकि पॉइंट काफी सारे हो सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और आप परपेंडिकुलर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन हमें नॉर्मल का मतलब क्या होगा कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट से हमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सरफेस से, और उसी को बोलते हैं हम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो आई है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बात करते हैं हम इसकी। तो ये जो है क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे जो कि आगे के मीडियम में गया। तो ये नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये मीडियम 1, ये मीडियम 2 इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप समझो कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे उसी तरह यहाँ पर भी हम दो लॉ की बात करेंगे। उसमें फर्स्ट लॉ जो है, जो रिफ्लेक्शन में था उसी के बेसिस पर सेम टू सेम थोड़ा बहुत चेंजेस क्या है देख लेते हैं एक बार। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दैट मीन्स ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तीनों तीन एक ही प्लेन में रहेंगे। ये मान लो कि बॉर्ड है, बॉर्ड इज वन टाइप ऑफ प्लेन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एक ही प्लेन में रहने चाहिए, वही ये लॉ कहता है। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो कि रे इस तरफ आया सपोज, अब ये इंटरफेस है, क्लियर, तो वो वहां से कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। मान लो कि वो इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी जा सकता है,
पीछे की साइड भी जा सकता है, लेकिन वो ऐसे कोई भी डायरेक्शन में ना जाते हुए इसी डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा? क्योंकि ये इंटरफेस है तो उसके जाने के रास्ते काफी सारे हैं। इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, पीछे की साइड भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो लो के हिसाब से क्या होगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्रैक्टेड रे तीनों तीन एक ही प्लेन में रहेंगे। अब हम दूसरे लॉ की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर साइन का मतलब क्या होगा? साइन थीटा वाला, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन की बात है एक्चुअली। तो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई, एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द साइन आर। उस दोनों का रेशियो दैट मीन्स साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर वो किसके बराबर है? n/1 के बराबर, मतलब कांस्टेंट है वो, और वो कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n/1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अभी n/1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके बाद मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब ये जो है आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफी स्टूडेंट्स को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ही कंफ्यूजन होती है, तो आपकी कंफ्यूजन में आज दूर कर दूंगा। ध्यान से समझिए पूरा मेरा वीडियो। अब यहाँ पर देखो कि एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू हम c/v बोल सकते हैं, वेयर c, ये अभी मैं जो बोल रहा हूँ n जो है वो एक्चुअली क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? n जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं आप लिख दूं वेयर n इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c जो है वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एंड v जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ध्यान से समझो कि अगर हम वैक्यूम की बात करें या फिर एयर की बात करें, दोनों में लाइट की जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। एयर में थोड़ी बहुत कम होती है, सबसे हाईएस्ट वैक्यूम में, और उसके बाद मीडियम जैसे जैसे चेंज होता जाएंगे उसके हिसाब से ये जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी। हमेशा सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है? वैक्यूम में, लाइट की। अब लेकिन एयर की बात करें तो एयर में जो स्पीड होगी वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत डिक्रीज होगी, लेकिन हम ऑलमोस्ट वो वैक्यूम के बराबर ले सकते हैं। जब भी यहाँ पर अगर कोई रे जो है वो मान लो कि ये एयर का मीडियम है, सपोज ये एयर है। अब एयर में से दूसरे कोई मीडियम में जाता है, मान लो कि ये वाटर है, सपोज ये वाटर है, ये एयर है। तो एयर में से जो वाटर में गया तो उसकी स्पीड हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्लियर? तो एयर में जो लाइट की स्पीड है वो और वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो दोनों अलग होगी, और वाटर में उसकी स्पीड हमेशा क्या होगी? कम होगी एयर से। तो वो जो रेशियो है, मतलब c दैट मीन्स लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम एंड v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो जो दोनों का रेशियो मिला वो क्या देगा हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्योंकि जनरली हम वैक्यूम की तो बात करेंगे नहीं, एयर में से ही कोई मीडियम में जाएगा। अब मान लो कि एयर में से वाटर में जब रे जाता है तो क्या होगा कि एयर में से जब वाटर में गया तो एयर में तो वैसे लाइट ऑफ स्पीड क्या है? c है ही वैसे। v मतलब ये जो वाटर में जो स्पीड है वो, तो v मतलब वाटर की स्पीड, तो जो रेशियो मिलेगा n, तो उसी को हम क्या बोलेंगे?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है पूरा? अगर मैं आपको बोलूँ दूसरी भाषा में कि मान लो कि नीचे ग्लास है सपोज, तो जनरली एयर में से ग्लास में कोई रह जाएगा, तो एयर में से ग्लास में जब रह जाता है तब आप ये जो रेशियो लेते हो, सी तो है वैसे 3×10⁸ एयर की बात करें तो, और स्पीड अगर जो ग्लास में से जो जाता है रे उसकी स्पीड मान लो कि v है, तो वो दोनों का रेशियो लेते हो तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पर मान लो कि सपोज ग्लास, ये मान लो कि ऐसे कोई वाटर है, ये मान लो कि वाटर है सपोज, अब वाटर के अंदर मैंने कोई ग्लास का टुकड़ा रखा है, वाटर के अंदर ये जो है वो क्या है, ग्लास का टुकड़ा है। अब होगा क्या, जब रे एयर में से वाटर में जाएगा, उसके बाद वाटर में से कहाँ पे जाएगा, ग्लास में, तो उस वक्त क्या होता है, वाटर में से ग्लास में रे जाता है, तो उस वक्त क्या होगा कि n जो होगा उस वक्त हमें क्या मिलेगा, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड वो दोनों का रेशियो आएगा। यहाँ पर n क्या है, c/v, लेकिन c/v मतलब क्या होगा, जिसमें से गया उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रे किस में गया उसके वो स्पीड, तो किस में से गया, एयर में से गया तो उसकी स्पीड c ली हमने, और किस में गया तो मान लो कि वाटर में गया था तो उसकी स्पीड क्या ली थी, v, और उसी का रेशियो में क्या देगा, नीचे वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अगर मान लो कि ये 2 है ये 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। सेम थिंग यहाँ पर भी क्या होता है कि वाटर में से ग्लास में गया तो हमें क्या मिलेगा, वाटर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को लिखेंगे कैसे हम, NGW। पहला मतलब क्या है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ढूंढनी है वो, और पीछे वाला जो है बाजू वाला उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उसके रिस्पेक्ट में मतलब ग्लास कहाँ पर है, वाटर में है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगी, तो NGW। और उस वक्त हमें किसका रेशियो लेना पड़ेगा, कहाँ से आता है, तो वाटर में से, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो NGW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VW डिवाइडेड बाय VG। समझ में आ रहा है पूरा? अब मैं अगर इसकी बात करूँ, सपोज मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखूं तो क्या होगा, तो अब यहाँ पर समझो आप, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब थोड़ा बहुत आगे देखते हैं कि अगर मैं N21 लिखूं सपोज, N21, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N2 डिवाइडेड बाय N1। इसको लिखेंगे कैसे, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर? तो N21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। एब्सोल्यूट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, C/V। अब आगे का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, मान लो कि NGW है, तो NGW बराबर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर हम NG लिखे, ओनली फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखे, तो क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय VG लिखेंगे, डिवाइडेड बाय NW मतलब क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय VW। तो यहाँ पर आप पूरा कैलकुलेशन करते हो तो C बाय VG मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, VW बाय C, मतलब टोटली आंसर कितना मिलेगा, VW बाय VG। किसके बराबर, NGW के बराबर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो NG डिवाइडेड बाय
W के बराबर। ये समझ में आ रहा है पूरा? तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई मीडियम दूसरा है और उसके रिस्पेक्ट में हमें किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। अब रिलेटिव का दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लो कि कोई ग्लास है सपोज, उसको आप केरोसिन में रख देते हो, तो जब ग्लास है एयर में है तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट। अगर उसको वाटर में रख देते हो ग्लास को, उस वक्त उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। अगर उसी को हम केरोसिन में रखते हैं तो उस वक्त भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो ग्लास की है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो जनरली 1.55 होती है, फिर 1.5 बोल सकते हो आप। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.33 है। लेकिन जब ये सभी को हम दूसरे कोई मीडियम में रखते हैं तब उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो वो चेंज हो जाती है और उसी को क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब बात करते हैं हम थोड़ा बहुत आगे का कॉन्सेप्ट। तो उसमें काफी बार ये भी आता है कि ऑप्टिकली रेरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो ये सारे का मीनिंग क्या है उसकी बात करते हैं। तो ऑप्टिकली रेरर मीडियम क्या, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकली रेरर, और जिसका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेरर मीडियम। अब समझो कि जब कोई रे, समझना पूरा कॉन्सेप्ट, यहां से ये मान लो कि रेयरर है और ये मान लो कि डेंसर है, मतलब रे जो है वो कहाँ से जाता है, रेयरर में से आता है, डेंसर में जाता है। तो ये मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो ऑब्वियसली ये रेयरर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। तो मैं ऐसा लिख सकते हैं n2 इज ग्रेटर देन n1। क्लियर? अब समझो कि जब n2 इज ग्रेटर देन n1 है, या फिर हम ऐसा बोले तो n21, क्योंकि n2 डिवाइडेड बाय n1 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और n2 डिवाइडेड बाय n1 मतलब n21 लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही है, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, सबसे क्लियर। तो n21 इज ग्रेटर देन 1 है, तब क्या होगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ जाएगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है I और R, क्लियर। अब I से R की वैल्यू ज्यादा है, सपोज I से R की वैल्यू ज्यादा है, तो R की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये कहाँ पे जाएगा, इस तरफ जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर I से R की वैल्यू कम मिलती है तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमें R की जो वैल्यू है वही बताएगी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समझो बहुत इजी तरीका है कि अगर n2 डिवाइडेड बाय n1, आप यहाँ पे देख सकते हो n2 डिवाइडेड बाय n1। अब स्नेल्स लॉ की बात करें तो पहले मैं आपको स्नेल्स लॉ समझा दूं कि स्नेल्स लॉ क्या था, साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल टू n21, दैट मीन्स n2 डिवाइड बाय n1, ऐसा लिख सकते हो आप। बट n21 ये क्या है, इस केस की बात करें अभी की, जब रेयरर में से डेंसर में आता है तब क्या है, ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? तो साइन I डिवाइड बाय साइन R, उसकी जगह हम I बाय R भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर एंगल छोटा है तो साइन I के बराबर I, साइन R के बराबर R, तो I बाय R ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पर आप देखो तो I इज ग्रेटर देन R, मतलब क्या हुआ, R जो है वो छोटा हुआ, R जो है वो I की कंपैरिजन में क्या है, छोटा है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस केस में रिफ्रैक्टेड रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन की। उसमें क्या हो जाएगा कि अगर मैं ये लिख देता हूँ डेंसर, ये लिख दिया मैंने डेंसर, और ये लिख दिया मैंने रेरर, ये मैंने लिख दिया रेरर, ये n1 n2 वही रखते हैं।
तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि जो डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो n1 इज ग्रेटर देन n2। अब n1 इज ग्रेटर देन n2 है, तो क्या होगा कि अगर हम n2 बाई n1 यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 इज ग्रेटर देन n2 बाई n1 ऐसा लिख सकते हो, या फिर n2 बाई n1 इज लेस देन 1 लिख सकते हो। ये कंडीशन समझ में आ गई पूरी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्नेयर्स लॉ sin i बाई sin r n2 बाई n1 इज लेस देन 1। अगर यहाँ पर लिखो तो i बाई r, अगर इसके जगह लिखे तो i बाई r इज लेस देन 1, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, i इज लेस देन r, i इज लेस देन r, या फिर आप बोल सकते हो कि r इज ग्रेटर देन i। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो r जो है वो क्या है, i से बड़ा है, मतलब r अगर बड़ा है तो वो दूर जाएगा, और दूर जाएगा मतलब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। समझ में आ गया पूरा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे, पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का।